नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता परंपरा। ये जो हम कविताएं कर रहे हैं, ये बीएससी और बीकॉम के सिलेबस में विशेष रूप से हैं। हो सकता है अन्य क्लासेस के लिए भी उपयोगी हो। तो आज हम जो परंपरा कविता करेंगे, ये कविता अभिनव काव्य गरिमा नामक पुस्तक में संकलित है। इस कविता में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हमारी भारतीय परंपराओं से परिचित करवाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि जो परंपराएं हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं उन्हें हमें अपना लेना चाहिए, क्योंकि हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में उन परंपराओं को पीछे छोड़ रहे हैं जो कि समाज की आधारशिला है या समाज को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम ऐसी परंपराओं का त्याग कर देंगे जो समाज के लिए आवश्यक है, तो वो समाज के लिए हानिकारक होगा। तो उसी परंपरा से परिचित करवाना चाहते हैं। तो आइए इनकी कविता के माध्यम से इनके भावों को समझने का प्रयास करते हैं। कवि कहते हैं कि परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो। अंधी लाठी अर्थात अज्ञानता से परंपरा को मत पीटो, अर्थात उसका त्याग मत करो। कि अज्ञानवश होकर या बिना सोचे समझे आंखें बंद करके और लाठी चलाना, कि बिना सोचे समझे ऐसा काम मत करो जिससे कि हमारी जो आवश्यक परंपराएं हैं उनको हम समाप्त कर दें। इसमें बहुत कुछ है जो जीवित है और जीवनदायक है, क्योंकि हमारी जो परंपराएं हैं इसमें ऐसे बहुत से नियम हैं, बहुत से विचार है। परंपरा का मतलब ही क्या होता है? प्राचीन काल से चले आ रहे नियम जिस पर कि समाज निर्भर करता है या समाज जिस पर आधारित होता है। इन्हीं परंपराओं को आधार बनाकर एक सुंदर समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो ये कहते हैं कि हमारी परंपराएं हैं, उनमें बहुत कुछ ऐसे नियम है जो आज भी जीवित है और आज के समाज के लिए भी जीवन उपयोगी है या जीवनदायक है। तो हमें इन परंपराओं का बिना सोचे समझे त्याग नहीं करना चाहिए। आधुनिकता के पीछे हमें इस प्रकार से नहीं दौड़ना चाहिए कि हम हमारे समाज की आधारशिला को ही नष्ट कर दें। जैसे भी हो, ध्वंस से बचा रखने के लायक है। कि जैसे भी हों, यानी हमारे जो परंपरागत विचार हैं ये जैसे भी हों, हम ध्वंस ध्वंस का मतलब होता है विनाश, कि विनाश से बचाए रखने लायक है। कि हमारी परंपरा वर्तमान समय में भी जो विनाश की ओर जा रही है उसको हमें बचाने का प्रयास करना चाहिए। हमारी परंपरा और संस्कृति को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये इस लायक है। किस लायक? बचाने लायक। क्यों? क्योंकि समाज इसी पर टिका हुआ है। पानी का छिछला होकर समतल में दौड़ना, यह क्रांति का नाम है। कि पानी छिछला होकर से तात्पर्य यहाँ क्या है? कम गहरा। कि कम गहराई में जो पानी होता है सीधा दौड़ता चला जाता है समतल भूमि पर, वो तेज गति से आगे बढ़ता जाता है। वो क्या हो सकता है? उसको हम क्या कहेंगे? क्रांति। क्योंकि जब तेज गति से समतल भूमि पर पानी आगे बहेगा तो क्या होगा? बदलाव आएगा। अनेक जो पेड़ पौधे हैं ये टूटकर पानी के साथ बह जाएंगे। अनेक जो पहाड़ पर्वत हैं वो इस पानी के साथ बह जाएंगे। या छोटे छोटे जो अन्य अगर हम देखें पेड़ पौधे जीव जंतु, वो भी जब पानी कम गहरा होगा और तेज गति से आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? नए बदलाव लाएगा। लेकिन घाट बांधकर और इसी बहते हुए पानी को एक घाट बनाकर, एक डैम बनाकर, एक पुल बनाकर पानी को गहरा बनाना। और जब हम इस बहते हुए पानी को एक गहराई देकर इसको रोक देंगे तो ये गहराई में जो पानी होगा ये क्या है? ये हमारे लिए जीवन उपयोगी होगा। जब हमें आवश्यकता होगी हम इस रोके हुए पानी को, जो हमने पानी इकट्ठा कर लिया है, इस पानी को हम उपयोग में ला सकते हैं। और ये पानी क्या है? ये परंपरा का काम है। और इस गहराई से हमें इसको, यहाँ पर कवि के कहने का भाव क्या है कि हम जो क्रांति लेकर आना चाहते हैं वो एकदम से नया बदलाव है। लेकिन हम अगर उसी पानी को धार बनाकर एकत्रित कर लें तो उस पानी में क्या होगी? जब हम इस पानी को बहने से रोक देंगे तो पानी गहरा होकर एक जगह इकट्ठा होने लगेगा, उसमें गहराई आ जाएगी। परंपरा का भी तो ऐसा ही काम है। जिस प्रकार उस रुके हुए पानी के द्वारा सिंचाई की जा सकती है या अन्य जीवन उपयोगी कार्यों के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है, उसी प्रकार परंपरा समाज की रक्षा करती है, क्योंकि वो आस्था और निर्माण का प्रतीक है। जो परंपरा है इसी में हमारा विश्वास है, यही नए विचारों का निर्माण करती है। तो यहाँ पर कवि
उदाहरण देते हैं, पानी के माध्यम से उदाहरण दिया है और इसके साथ साथ ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार जीवन के लिए उपयोगी वही पानी है जिसको हम रोक लेते हैं, जिसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसको बहकर जाने नहीं देते, वही जीवन के लिए उपयोगी है। अचानक से आई हुई बाढ़ या अचानक से आया हुआ पानी समतल भूमि पर जब दौड़ता है तो सिर्फ क्रांति करता है, नए बदलाव लाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बदलाव जीवन के लिए उपयोगी हो। लेकिन जो परंपरा है वो तो उस बंधे हुए पानी के समान है, जब हमें आवश्यकता होती है तब हम उसका उपयोग कर लेते हैं। इसी प्रकार हमें अपनी परंपराओं को सहेज कर रखना चाहिए, संजो कर रखना चाहिए या बचा कर रखना चाहिए, ताकि हमारे समाज को बचाया जा सके, हमारे जीवन को बचाया जा सके। आगे कवि कहते हैं कि परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो, कि हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं उसमें और जो नया बदलाव लाने की प्रवृत्ति है क्रांति में, दोनों में संघर्ष चलने दो, क्योंकि ये ज़रूरी है। जीवन में नयापन आता रहे और पुरानी जो हमारी परंपराएं हैं उनको भी हम सहेज कर रखें, इसके लिए इन दोनों में संघर्ष होना ज़रूरी है। आग लगी है तो सूखी टहनियों को जलने दो, और अगर परिवर्तन की आग लगी है तो वो परिवर्तन रूपी आग उन सूखी टहनियों रूपी परंपराओं को जला देगी जो हमारे समाज के लिए उपयोगी नहीं है। वो रूढ़िवादी विचार, वो परंपराएं जो आधुनिक युग के लिए उपयोगी नहीं है या आधुनिक युग की परंपराओं को बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, उन परंपराओं रूपी सूखी टहनियों को जल जाने दो, और उसके जलने में ही समाज की भलाई है। क्योंकि हमारी बहुत सी ऐसी परंपराएं होती है जिनको समय के साथ हमें छोड़ देना चाहिए या उनमें बदलाव कर लेना चाहिए, और वो परंपराएं उन सूखी टहनियों के समान है जो आग की लपट लगते ही जलने लगती है, समाप्त होने लगती है। तो यहाँ पर क्रांति से समाज की परंपराओं को समाप्त नहीं करना चाहते, बल्कि उनमें समय अनुसार बदलाव लाने के ये पक्षधर हैं। मगर जो टहनियाँ आज भी कच्ची और हरी हैं उन पर तो तरस खाओ, मेरी एक बात तुम मान जाओ। मगर आज जो टहनियाँ अर्थात जो परंपराएं आज भी कच्ची है, कच्ची और हरी टहनियाँ किसका प्रतीक होती है? नए वहाँ पर फल आते हैं, फूल आते हैं, विकास का प्रतीक हम इसे मान सकते हैं। तो ये कहते हैं कि जो टहनियाँ अर्थात जो नई परंपराएं हैं या जो हमारे समाज के लिए उपयोगी परंपराएं हैं उन पर तरस खाओ, उन्हें जलने मत दो, उन्हें नष्ट होने मत दो, और मेरी ये बात तुम मान लो, स्वीकार कर लो कि हमारे समाज के लिए जो परंपराएं उपयोगी नहीं है उन्हें सूखी टहनियों के समान क्रांति से जल जाने दो, क्रांति रूपी अग्नि में जल जाने दो। लेकिन जो परंपराएं हमारे समाज के लिए उपयोगी है उन परंपराओं को तुम बचाए रखो। तो ऐसा आग्रह करते हैं कि वो जो परंपराएं हमारा जीवन मूल्य है, हमारे समाज की आधारशिला है, और हमारे समाज को बनाए रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए जिन परंपराओं की आवश्यकताएं हैं उन परंपराओं को समाप्त मत करो। तो यहाँ पर कवि ने ये बताया है कि जो स्वस्थ और मंगलकारी परंपराएं हैं उनको हमें बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन का अमूल्य धन है, धरोहर है, या हमारे जीवन की आधारशिला है। यही यहाँ पर बताना चाहते हैं कि दोनों में संघर्ष, परंपरा और क्रांति यानी नया और पुराना, दोनों में संघर्ष ज़रूरी है, और उस संघर्ष का परिणाम क्या होगा कि वो परंपराएं जो हमारे समाज के लिए आवश्यक है वो बची रह जाएंगी। परंपरा जब लुप्त होती है, लोगों की आस्था के आधार टूट जाते हैं। कवि क्या कहते हैं कि परंपरा जब लुप्त होने लगती है, समाप्त होने लगती है, तो जो लोग परंपरा में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके आधार समाप्त होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं। उखड़े हुए पेड़ों के समान वे अपनी जड़ों से छूट जाते हैं। और उनकी तुलना किसके साथ करी है? जिन लोगों की परंपरा में विश्वास है या आस्था है, उनकी जब परंपराएं टूटने लगती है तो वो बिल्कुल उसी प्रकार हो जाते हैं जैसे ज़मीन से उखड़े हुए पेड़ अपनी जड़ों से छूट जाते हैं। यानी ज़मीन से जब जो पेड़ है वो जब उखड़ जाते हैं, अपनी जड़ों से टूटकर अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार जिन लोगों की परंपरा में आस्था है वो टूटती हुई परंपराओं से उसी प्रकार अलग हो जाते हैं जैसे पेड़ अपनी जड़ों से अलग हो जाता है। परंपरा जब लुप्त होती है तो लोगों को नींद नहीं आती, और ये उस परंपरा के समाप्त होने से, जब वो लुप्त होने लगती है या समाप्त होने लगती है,
तो जिन लोगों का परंपरा में विश्वास है उन लोगों की नींद भी उड़ जाती है, अर्थात उनके जीवन में सुख शांति भी समाप्त हो जाती है। उनकी आंखों में नींद तक नहीं आती। इस प्रकार की चिंता से, क्या चिंता है? परंपरा के समाप्त होने की चिंता से उनकी आंखों से नींद भी उड़ जाती है। न नशा किए बिना चैन या कल पड़ती है। और यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो लोग परंपराओं में विश्वास रखते हैं उन लोगों को किसी प्रकार भी चैन नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, यहाँ तक कि वो स्वयं को नशे में डुबो देते हैं, क्योंकि वो परंपराओं को टूटते हुए नहीं देख सकते, इसीलिए वो स्वयं को नशे में डुबो देते हैं, लेकिन फिर भी उनको चैन या शांति प्राप्त नहीं होती। परंपरा जब लुप्त होती है, सभ्यता अकेलेपन के दर्द से मरती है। कि जब परंपरा समाप्त होने लगती है तो सभ्यता भी अकेलेपन के की पीड़ा से तड़पने लगती है और अंत में दर्द से मरती है, अर्थात उस अकेलेपन के दर्द से वो जीर्ण शीर्ण होकर नष्ट होने लगती है, समाप्त होने लगती है। अर्थात सभ्यता को भी हम कब बचा के रख सकते हैं? जब हमारा अपनी परंपरा में विश्वास बना रहेगा, क्योंकि परंपरा और सभ्यता दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर परंपरा लुप्त हो जाएगी तो सभ्यता भी समाप्ति की ओर चली जाएगी, वो भी समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जो हमारी पुरानी प्राचीन परंपराएं हैं और हमारे जो जीवन मूल्य है वो जब टूटकर बिखरने लगते हैं तो समाज के भावुक लोग या उन परंपराओं में विश्वास रखने वाले लोगों को बहुत अधिक पीड़ा पहुंचती है। उनकी जो मान्यताएं हैं वो बिखर जाती है, खंड खंड हो जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हमें नवीनता के पीछे या आधुनिकता के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें 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 हमारी परंपराओं को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि परंपराएं ही सभ्यता का निर्माण करती है और सभ्यता को सहेज कर रखने में हमें सहयोग देती है। कवि कहते हैं कि कलमे लगाना जानते हो तो ज़रूर लगाओ, मगर ऐसे कि फलों में अपनी मिट्टी का स्वाद रहे। यहाँ पर कलमे लगाने से तात्पर्य क्या है? नई कलमे लगाना, यानी दूसरी सभ्यता को अपनाना, दूसरी सभ्यता की परंपराओं को अपने जीवन में शामिल करना। क्योंकि जो भारतीय सभ्यता है उस पर पाश्चात्य सभ्यता का बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है, तो उसी को यहाँ पर इंगित किया है कि कलमे लगाना जानते हो तो ज़रूर लगाओ। तो कहने का भाव क्या है कि अगर हम दूसरी सभ्यता को अपनाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर अपनाना चाहिए, ये उसके विरोध में नहीं है, मगर ऐसे कि फलों में अपनी मिट्टी का स्वाद रहे। लेकिन ऐसे पौधे लगाओ, ऐसी परंपराएं अपनाओ, ऐसी सभ्यता के विचार अपनाओ कि उससे जो हमें परिणाम प्राप्त हो वो हमें हमारी मिट्टी से जोड़ कर रखे। यानी ऐसे फल उत्पन्न करो जिसमें स्वाद अपनी ही मिट्टी का आए। ऐसी इस तरह से दूसरी परंपराओं को अपनाओ, दूसरी सभ्यता के नियमों को अपने जीवन में शामिल करो कि हम अपनी मिट्टी से जुड़े रहें, उसी का स्वाद उसमें आए। और यह बात याद रहे कि परंपरा चीनी नहीं मधु है। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं? देशवासियों को सावधान करते हुए बताते हैं कि परंपरा चीनी नहीं है। चीनी का मतलब क्या है? जो बहुत ही जल्दी मिठास तैयार कर लिया जाता है, लेकिन मधु यानी शहद, जिसे तैयार करने में, जिसको मीठा करने में बरसों लग जाते हैं, या मधुमक्खियों को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, एक एक फूल से जाकर एक एक रस का कण लेकर वो मधु का निर्माण करती है, मधु बनाती है। तो यहाँ पर कवि यही बताना चाहते हैं कि जो परंपराएं हैं वो चीनी नहीं बल्कि शहद है, जिसको तैयार करने में, जिसको अपनाने में बहुत समय लग जाता है और इसको अपनाने या इसको बनाने में कठोर परिश्रम भी करना पड़ता है। वह न तो हिंदू है न मुस्लिम है, वह द्रविड़ है न आर्य है, न परंपरा का हर प्रहरी पुरी का शंकराचार्य है। कि जो इस परंपरा को बचा कर रखना चाहता है वो ना तो हिंदू है ना ही मुस्लिम, अर्थात किसी धर्म विशेष से वो नहीं है, किसी धर्म से जुड़ी हुई परंपराएं नहीं है। परंपराएं कैसी है? परंपराएं भारतीय है, भारत से जुड़ी हुई है, किसी धर्म विशेष से नहीं, न ही द्रविड़ और न ही आर्य है। न ही तो द्रविड़ जाति से जुड़ा हुआ है, द्रविड़ प्रदेश से जुड़ा है, ना ही आर्य जाति से जुड़ी हुई है। न परंपरा का हर प्रहरी पुरी का शंकराचार्य है, यानी धर्म का प्रचार करने वाला व्यक्ति इसका प्रहरी नहीं है, इसकी रक्षा करने वाला नहीं है। ये जो परंपराएं हैं ये मनुष्यों के प्रयत्न से बनी है, मनुष्यों के प्रयास से बनी है
किसी एक व्यक्ति का योगदान इसमें नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज का योगदान इसमें है, संपूर्ण भारतीयों का इसमें योगदान है। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हम किसी एक व्यक्ति के सहारे इन परंपराओं के प्रचार प्रसार को नहीं छोड़ सकते। पुरी का शंकराचार्य यानी हिंदू धर्म का जो प्रचारक है, हम किसी एक व्यक्ति के सहारे परंपराओं को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि परंपराओं का जो निर्माण है या निर्माता है वो भी प्रत्येक भारतीय है। प्रत्येक भारतीय ने लंबे समय तक संघर्ष करके, लंबे समय तक अपने विचारों को सहेज कर इन परंपराओं का निर्माण किया है। तो यहाँ यही बताना चाहते हैं मुख्यतः कि परंपराएं ना तो किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई है, ना ही किसी जाति विशेष से जुड़ी हुई है, ना ही किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई है, बल्कि परंपराएं प्रत्येक भारतीय के सहयोग से बनी हुई हैं, प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से बनी हुई है। और इसीलिए हमें इन परंपराओं की उपयोगिता को ध्यान में रखना चाहिए और इनको बचाने के लिए जीवन में संघर्ष करना चाहिए। जो रूढ़िवादी या समाज के लिए घातक परंपराएं हैं, उनका त्याग करके हम अपनी उन परंपराओं को अपनाएं जो कि उपयोगी है और जो कि हमारे जीवन का आधार है। तो यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो सरल, सहज, सामान्य हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। भावाव्यक्ति बहुत सुंदर शब्दों के माध्यम से की गई है और शब्दावली को अगर देखें तो प्रतीकात्मक और लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। सरल अलंकारों का प्रयोग है, जिसमें अनुप्रास है, उपमा है, मानवीकरण अलंकार इस कविता में आए हैं। इसके साथ साथ ये प्रसाद गुण से युक्त कविता है और छंद की दृष्टि से देखें तो मुक्त छंद का बहुत ही सुंदर प्रयोग कवि ने इस कविता में किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है और आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।